नमस्कार, बहसबाजीगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ यहाँ पर मौजूद जनता का बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आज का विषय आपको बताते हैं, क्योंकि 2014 से जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, सियासत में पक्ष विपक्ष के बीच विचारधारा की लड़ाई बहुत तीखी है। इस तीखी लड़ाई का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, उनके सिलेबस, खासकर इतिहास के चैप्टर्स को लेकर मैं आज की बहस का मोशन आपके सामने रखूं, उसके पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वो कविता आपको याद दिलाना चाहती हूं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। लेकिन उसी का हिंदी रूपांतरण आपको समझाना चाहती हूं, क्योंकि जहां मन भय मुक्त हो, मस्तक ऊंचा है, जहां ज्ञान सुलभ है, ऐसा संसार है जहां खांचे नहीं बटे हैं। लेकिन एनसीईआरटी की किताब में बाबर, औरंगजेब ही नहीं, अकबर की क्रूरता का सिलेबस जुड़ने के बाद सियासत इस बात पर हो रही है कि क्रूरता का ये इतिहास पढ़ाकर अब मन भय मुक्त किया जा रहा है, या पहले की तरह सिलेबस सेक्युलर होना चाहिए, भले कुछ तथ्य छिपे रह जाएं। ऐसे में सवाल है कि मुगलों की क्रूरता के चैप्टर को शिक्षा के भगवाकरण के चश्मे से क्या देखा जाना चाहिए। इसीलिए आज बहसबाजीगर का मोशन है, क्या देश में शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। चलिए, इससे पहले कि तमाम मेहमानों को मिलाए, उससे ज्यादा दिलचस्प है हमारी ये ऑडियंस, और तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये वो हिस्सा है जिसमें नीले गमछे के साथ लोग बैठे हैं जो ये मानते हैं कि भगवाकरण हो रहा है। ये वो हिस्सा है जो मान रहे हैं भगवाकरण हो रहा है। ऐसे नहीं, इसको मैं कह रही थी, ऐसे करने लगा एकदम। और ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि पता नहीं है, हाँ, न्यूट्रल लोग हैं, किसी को जबरन तो नहीं बिठाया गया है, सब एकदम शांति दूत हैं, एकदम दोनों की बात सुनेंगे। आपको खींचने के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई होगी प्रवक्ताओं की, कि आपको इधर खींचे उधर खींचे। लेकिन ये सबसे बड़ा हिस्सा जो पहले से ही दिख रहा है, आप लोग ये मानते हैं कि देश में शिक्षा का भगवाकरण नहीं हो रहा है। कोई है जो अपनी मर्जी के खिलाफ यहाँ बैठा है? सब मानते हैं। आप में से कोई ऐसे ऐसे नहीं कर रहा है? तो चलिए, अब आप समझ गए हैं कि ये जो गमछे यहाँ पर है, लाल, सफेद और कुछ नीले हैं वहां पर। पूरी लड़ाई इसी बात की होती है कि जो प्रवक्ता यहाँ पर आते हैं वो कितनों को कन्विंस कर पाते हैं। लाल गमछे वाले डटे रह पाते हैं या वो प्रवक्ताओं की बात सुनकर उधर चले जाते हैं। इनके लिए सबसे ज्यादा खींचतान हम लोग देखेंगे तो क्या नीले वाले बदलते हैं? ये लोग भी एक दूसरे को बुलाएंगे कि आ जाओ हमारी संख्या में शामिल हो जाओ। तो ये है पूरा जो तरीका है इस डिबेट का, जिससे आप समझ पाएंगे कि किसका ज्यादा असर दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले अब बहस की शुरुआत करने से आपको बता दें कि दो टीम्स हैं, तीन प्रवक्ता दोनों तरफ की होंगे। लेकिन सबसे पहले हम मंच पर स्वागत करना चाहते हैं अपने तीनों जजेस का। शिक्षा कितना गंभीर मुद्दा है, अक्सर लोग इसको मानने को तैयार नहीं होते हैं, राजनेता इससे दूर भागते हैं। लेकिन इस देश में हमेशा एक देखी गई है टक्कर कि वामपंथी विचारधारा शिक्षा को लेकर अलग सोच रखती है, वहीं जो राइट विंगर्स है वो अलग रखते हैं। और इसीलिए आज की बहस में, क्योंकि बात शिक्षा की हो रही है, हमने शिक्षा जगत से ही जुड़े दो खास मेहमानों को बुलाया है। तो सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रोफेसर जे.एस. राजपूत, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर है एनसीईआरटी के। प्रोफेसर माखनलाल साहब, तालियों के साथ आपका स्वागत है, जाने माने हिस्टोरियन है। विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ इन तीनों का अभिनंदन कीजिए, क्योंकि ये तय करेंगे कि आज का बहसबाजीगर कौन होगा। जो तीन कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें से यही चूज करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है कि आज का विजेता यानी बहसबाजीगर कौन बनता है। और अब हम मंच पर स्वागत करना चाहते हैं अपने दोनों पहले प्रवक्ताओं का। दो धुआंधार प्रवक्ता जो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से टीवी पर जमकर पार्टी के लिए लड़ाई करते हैं। तालियों के साथ प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी, और आलोक शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आइए अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए, अपनी अपनी टीम का मोर्चा संभाल लीजिए। और अब हम इस प्रतियोगिता में मिडिल ऑर्डर को बुलाना चाहते हैं, यानी अगले दो प्रवक्ता दोनों टीमों के। वारिस पठान साहब, जो कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, जो कि जेडीयू के नेता हैं, और वो पक्ष रखेंगे। वो टीम भंडारी में जा रहे हैं और इधर टीम शर्मा में जा रहे हैं। इधर आइए सर, इधर आइए। पहले से ही, फिर इसीलिए आपको बी टीम कहते हैं ये लोग, इसीलिए बी टीम कहा जाता है आपको। हाँ तो जाइए ना उधर। हाँ, मिडिल ऑर्डर इधर है। और अब हम मंच पर स्वागत करना चाहते हैं
टेल एंड जिसको कहा जाता है बैटिंग ऑर्डर में, जो 2 वक्ता होंगे जो अपनी अपनी टीम की तरफ से बैटिंग के लिए उतरेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि टीम आलोक शर्मा में जाने वाले हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही है, जो कि टीम प्रदीप भंडारी में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ अब इस बहस की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, पहले 2 वक्ताओं को हर टीम से 2-2 मिनट का समय मिलता है और हम इस कार्यक्रम में युवा नेता भी चुनते हैं। तो आप लोग भी तय कीजिए कि आप में से नीले वाले हिस्से से, लाल वाले हिस्से से कौन युवा नेता बनना चाहता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि नेता तुम ही हो कल के। और बात शिक्षा की हो रही है, तो ये बहुत दिलचस्प होगा कि बच्चे किस तरह से अपनी बात शिक्षा पर करते हैं। लेकिन अब हम इस बहस की शुरुआत कर रहे हैं। अपनी अपनी टीम में चर्चा कर लीजिए। पहला वक्ता दोनों तरफ से मंच पर आ जाइए मोर्चा संभालने के लिए। हो गया भाई, कपड़े भी रंग भी बहुत कुछ बता रहा है। अब लोग मेरे कपड़े का भी रंग देखेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। आइए प्रदीप भंडारी जी, आलोक शर्मा जी, चलिए दोनों में आपसी सहमति बनी है कि ये इधर रहेंगे, ये इधर रहेंगे। और शुरुआत करते हैं प्रदीप भंडारी जी आपसे। आज का मोशन है, क्या देश में शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है? आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। अंजना जी, शिक्षा में सत्य बताया जा रहा है। इतिहास का मतलब होता है जैसा हुआ वो बताओ, जो हुआ वो बताओ। तुष्टीकरण के वजह से कांग्रेस पार्टी ने हथियारों और मुगलों का सिलेक्टिव इतिहास बताया है। हमने एक भी लाइन जो है वो बुक से नहीं हटाई है, परंतु ऐड जरूर करी है। हम ये कह रहे हैं कि ये देश को जानने का अधिकार है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किस तरीके से देश के लिए सेवा करी, जो कांग्रेस पार्टी ने 2 अक्षर नहीं बताए। इस देश को जानने का अधिकार है अलूरी सीतारमन राजू ने कैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है देश के अंदर एक रिबेलियन आगे रखा, हम इसको आगे बता रहे हैं। इस देश को जानने का अधिकार है कि किस तरीके से किंग हर्षवर्धन ने नॉर्थर्न इंडिया को पूरा यूनाइट किया। और यह देश को जानने का अधिकार है कि कैसे भगत तिलक ने जाके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और खुदीराम बोस जो है वो सबसे वीर जो है अभी तक के रेवोल्यूशनरी थे। परंतु यह भी देश को जानने का अधिकार है कि कैसे मुगलों ने हिंदुओं के मंदिरों को चुन चुन कर हमला किया। और ये हम ही नहीं कह रहे, अलग अलग हिस्टोरियन कह रहे हैं। इतिहासकार एस लाल ने अपनी किताब थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मुगल्स में लिखा है कि 1000 से 1500 के बीच में हिंदुओं की आबादी 20 करोड़ से करके 17 करोड़ हो गई। अमेरिकन इतिहासकार बिल ड्यूरेंट ने लिखा है कि मुगलों के शासनकाल के अंदर खूनी घटनाएं सबसे ज्यादा बढ़ चुकी थी। अकबर ने फतहनामा के अंदर यह लिखा है कि जब चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे उसने कब्जा करा था, 30,000 से ज्यादा हिंदुओं को, पीसेंट्स को वहां पे मारा गया था और जिनको मारा गया था उनको इन्फिडल्स कहा गया था। यह देश को जानने का अधिकार है कि बाबर ने किस तरीके से, मैं नहीं कह रहा, सतीश चंद्र ने अपनी किताब पे रखा है कि हिंदुओं की खोपड़ियां आगे दिखा दी जाती थी जिससे कि उनको चिढ़ाया जाता था। यह देश को जानने का अधिकार है कि औरंगजेब ने किस तरीके से अलग अलग समय चुन चुनकर हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त करा। यह देश को यह भी जानने का अधिकार है कि दारा शिकोह ने किस तरीके से एक सेक्युलर शासक की प्रतिमा को आगे बढ़ाया। तो हम जो है देश का सही इतिहास आगे बढ़ा रहे हैं। समय समाप्त हुआ। मैं देख रही हूँ इधर नीले वाले और सफेद वाले में से भी 1-2 लोग ताली बजा रहे हैं। सब अपनी मर्जी से बैठे हैं ना, किसी ने बिठाया तो नहीं है वहां पे। ये तो नहीं कि बाद में बदलने के लिए बैठे हैं। चलिए, दिलचस्प है। तो धुआंधार बल्लेबाजी आपने की है। अब टीम आलोक शर्मा भी शुरू होने वाली है। आलोक शर्मा जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। दुर्भाग्य यह है कि देश में जब प्रधानमंत्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हों और पहली ही कैबिनेट में 12वीं पास को एचआरडी मिनिस्टर बनाया जाए, तो इसी तरह के वक्तव्य दिए जाएंगे जैसे कि मेरे साथी ने दिए। पूरी तरह से, जिस तरह से इनके लिए शिक्षा केवल और केवल हिस्ट्री है, कि इतिहास ही केवल शिक्षा है और इतिहास में भी केवल मुगल काल, क्योंकि इनकी आंखें इतनी ही खुली हुई हैं। अरे भाई, शिक्षा केवल इतिहास और मुगल काल नहीं है। शिक्षा में बहुत सारी चीजें हैं। आप केवल सिलेबस इतिहास का बदल सकते हैं, लेकिन क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट इतिहास का सिलेबस बदलकर पैदा कर सकते हैं? क्या आप 2002 के दंगों को सिलेबस से हटाकर उस काले दाग को हटा सकते हैं? आप क्या, जिस तरह से आज भगवाकरण के नाम पर पूरे यूनिवर्सिटीज में सारे वाइस चांसलर जिनकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है उनको भर्ती कर रहे हैं, जिस तरह से आज चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, जितनी भी नीट हो, जितने भी जॉब्स के जितने संस्थान हैं उनमें सब में आरएसएस के लोगों को भर रहे हैं, जिस तरह से आज एआईसीटी से लेकर यूजीसी से लेकर एससीईआरटी से लेकर एनसीईआरटी तक सब भगवाकरण कर दिया जाता है,
ताकि आपकी सोच संकीर्ण हो सके, आप खुलकर देश को ना देख सकें, आप भविष्य में ना जी सकें, आप केवल 5 किलो राशन और शौचालय तक ही सोचें, और इनके बच्चे विदेशों में पढ़ें, और आपके बच्चे जिस तरह से आज के हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं कि रामनवमी हो कुछ भी हो, केवल ब्रेन वॉश करके उनसे नारे लगवाने का काम किया जाए। संवैधानिक संस्थाएं सब अपने कब्जे में कर ली जाएं। केवल शिक्षा का माध्यम किताबें नहीं होती हैं। आज का वर्तमान का जिस भी तरह से प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल मीडिया हो, सबको कैप्चर करके केवल एकांकी पाठ पढ़ाना और केवल ये बताना कि हम सेक्युलर रहकर ठीक नहीं रहेंगे, हिंदुओं डरो, मुसलमान आ जाएंगे, इस शब्द को यहां बदल दो, इस सेंटेंस को यहां पर बदल दो, और प्रोपेगेंडा की मूवीज के माध्यम से समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, दोनों ने अपनी अपनी पारी की शुरुआती जो अपने स्कोर अच्छे बना लिए मुझे लगता है। आप लोग जोश तो रहिए, संख्या कम है तो क्या हुआ, जोश पूरा रखिए। अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। इस बार हमने सोचा है कि एक रिबटल राउंड भी हम रखेंगे जिसमें दोनों को एक दूसरे से एक सवाल। शुरुआत कैसा लग रहा है आपको सर? मैं चाहती हूं कि आप लोग एक एक कमेंट इस पर प्रोफेसर राजपूत आप दें। मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि हम मनुष्य हैं, हम इतिहास हर चीज़ को तथ्यात्मक पूरा कर सकें ऐसा नहीं है, लेकिन हम उस तरफ आगे बढ़ते रहें, यही तथ्य निकलना चाहिए, यही इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए बहस का, कि हम कोशिश करें जैसा संभव हो। और किताबें तो लिखी ही जाती रहेंगी, हाँ। परिवर्तन भी होगा, नई जानकारी भी आएगी, इसलिए जो बात कही गई है उसको शैक्षिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता। विनोद जी, शुरुआत बड़ी धुआंधार है। हाँ। बिल्कुल प्रदीप भंडारी और आलोक शर्मा ने जम करके जो है बैटिंग की अपनी अपनी टीम के लिए। देखिए, इतिहास जो है बहुत समग्रता में और बड़े खुले मन से लिखा भी जाता है और देखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। उसमें पूर्वाग्रह से होकर के आप इतिहास को देखेंगे तो इतिहास फिर आपको काला पीला दिखाई पड़ेगा। और इतिहास में काले अध्याय भी हैं और स्वर्णिम अध्याय भी हैं। बेहतर होता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो अच्छा है इतिहास में पीढ़ी को वो ज़्यादा बताया जाए, जो काला पक्ष है उसको जानकारी दी जाए, लेकिन उसको ज़्यादा जोर न दिया जाए। और शायद इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने तो शंभूक वध और सीता परित्याग का लिखा है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में न शंभूक वध लिखा और न सीता परित्याग लिखा, क्योंकि वो अपनी प्रसंग को दोहराना नहीं चाहते थे जी। इसलिए इतिहास को हमेशा जो है वर्तमान और भविष्य की दृष्टि से ही देखना चाहिए। प्रोफेसर माखनलाल साहब, जल्दी से एक कमेंट आपसे। दोनों तरफ से बहुत अच्छी ढंग से अपनी बातें रखी हैं। हाँ। एक आग्रह के अलावा जरा सा मैं सावधान करना चाहता हूँ। हाँ। जब आप ये कहें कि NK-HRD मिनिस्ट्री 12वीं पास हैं, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तो स्कूल भी नहीं गए थे, लिहाजा हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए बात को कहने के लिए, वो स्कूल नहीं गए थे। दूसरी बात, इतिहास में हम 3 तरह की, भंडारी साहब ने कहा तथ्यों से डील करते हैं, 3 मैंने कहा, भंडारी ने कहा तथ्यों से। एक तथ्य होता है सर्वमान्य, अशोक पैदा हुए थे, चंद्रगुप्त पैदा हुए थे, चाणक्य थे, अलबरूनी थे, ये फैक्ट्स हैं, सर्वमान्य। दूसरा होता है बहुमान्य, 90% 95% पीपुल एक्सेप्ट वो फैक्ट। और तीसरा होता है बहुत अल्पमान्य। हमेशा इतिहास जो लेखक हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो बहुमान्य पर जाते हैं और कहीं बहुत गुंजाइश है, सर्वमान्य पर रहेंगे, बहुमान्य पर जाएंगे, अल्पमान पर वो व्यक्तिगत ओपिनियन होता है, उससे बचने की कोशिश की जाती है। क्या बात है। चलिए, जजेस का जो इंसाइट था बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब आप लोग तैयार हो जाइए। लाल वाला हिस्सा भी और नीले गमछे वाला, युवा नेता आप लोग तय कर लीजिए कौन बनना चाहता है, आपस में बातचीत कर लीजिए और सर्वसम्मति से, यहाँ पर तो सर्वसामान्य मतलब सर्वमान्य जो है वो फैसला लिया जा सकता है। और अब हम स्टेज पर बुलाना चाहते हैं टीम भंडारी और टीम शर्मा से अगले 2 वक्ताओं को। तो जल्दी से आ जाइए, सत्यप्रकाश मिश्रा जी और वारिस पठान साहब, तालियों के साथ दोनों का बहुत बहुत स्वागत कीजिए। यहीं से मामला बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा, क्योंकि इसके बाद मैं इनसे कहूंगी कि अगर किसी को भी आपने प्रभावित किया है तो वो अपना गमछा बदल सकते हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, क्या देश में शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है? इस मोशन पर आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब।
2 मिनट में इन्होंने बहुत बड़ी बात पूछी है आज तक ने। मैं शुरू करूंगा कि दिनकर का एक संदर्भ है, कहा है उन्होंने कुरुक्षेत्र में, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर। मैं वास्तव में मानता हूं, मैं इतिहास का छात्र तो नहीं हूं, लेकिन जब इतिहास की बहसों को देखता हूं कि अलीगढ़ के एक प्रोफेसर के मोहम्मद जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के हैं, वो कोई नया इतिहास खोज कर निकालते हैं, तो इरफान हबीब को मंजूर नहीं। हमने दुनिया में देखा कि दुनिया के तमाम इतिहासकारों ने माना कि हिटलर तानाशाह था, उसने होलोकॉस्ट किया, यहूदियों की हत्या की। भारत में जब कह दे कि औरंगजेब ने धर्म के आधार पे लोगों की हत्या की, कान बिलबिलाने लगते हैं, लगता है कि गर्म तवे पे कोई हमने छन्न से मार दिया है, पानी की पूरे साम्यवादी उठ खड़े होते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का बच्चा बच्चा जाने कि मेरे देश का सच्चा इतिहास क्या है, और इसके लिए सबअल्टर्न स्टडीज जब आई, ज्ञान प्रकाश लोगों ने लाया, इसको रंजीत गुहा ने लाया, कविताओं से, प्रतिबिंबों से, तो हमने झलकारी बाई के बारे में भी जाना। जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते थे, वो झलकारी बाई के बारे में नहीं जानते थे। तो साम्यवादी इतिहासकारों ने आखिर झलकारी बाई को वो जगह क्यों नहीं दी? मैं जानना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जब भगत सिंह की फांसी को बचाने के लिए क्या निकले थे या नहीं निकले थे? इतिहासकारों की दो राय है। मेरे देश का बच्चा कैसे समझेगा कि इस भारत का इतिहास आखिर है क्या? भारत को खंगालेगा वो कैसे? इस बात को समझिए कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने जब 2012 में भारत के इतिहास की नई रूपरेखा तय की, तब भारत में लोगों के कान खड़े हुए। अरे मेरा इतिहास तो ये है, हमें तो इस पर चलना है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास ले लीजिए, प्राचीन भारत का इतिहास ले लीजिए, जिस भी इतिहास को किसी एक विचारधारा से लिखा गया है, अगर उसको कोई करेक्ट करने आ रहा है, उसको क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? उसको भगवा कहने लगते, मुगल काल कहने लगते। हर काल का सड़क है, दिल्ली की सड़कें हैं, हर काल का कोई न कोई सड़क है। अगर नादिर शाह ने पूरी दिल्ली में लोगों को मारा, अगर अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले में 30,000 लोगों को मारा, तो एक इतिहासकार खड़ा हो जाता है, हर राजा मारता है। तो फिर हिटलर को तानाशाह क्यों बताते? अगर हिटलर तानाशाह था, ये नेता सुनेंगे नहीं किसी की। आप लोग ताली बजा दीजिए जोर से, सब चुप हो जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है। आप रुकिए। ये रोज वाला डिबेट नहीं है यहाँ पे। जब समय बंद तो मिनट में देते हैं पूरा टॉपिक। हाँ, जजेस भी तय करेंगे। जो टाइम से ऊपर बोलेगा उसका मार्क्स काटिएगा। नंबर कटेंगे, जो टाइम से ऊपर बोले उसे नंबर कटेंगे। हाँ चलिए वारिस पठान साहब, मोशन क्या शिक्षा का भगवाकरण देश में हो रहा है, इस पर आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, मैं शुरुआत करूंगा एक शेर के साथ। हमें लगता है कि नाम बदल देंगे तो निशान मिट जाएंगे, इन्हें लगता है कि नाम बदल देंगे तो निशान मिट जाएंगे, मगर हवाओं में जो खुशबू है वो किस किताब से हटाएंगे? ताज बोलेगा, कुतुब गवाह बनेगा, लाल किला चुप न रहेगा। जो मिटा रहे कलम से हमें, वो खुद वक्त से डरेंगे। हमने सिर्फ ताजमहल नहीं बनाया, तहजीब भी दी है, जो जोड़ती है मंदिर मस्जिद, ऐसी तालीम भी दी है। हमारे पुरखे भी इस मिट्टी में दफन है, यही वतन हमारा है, किसी किताब से हमें गायब कर दो, हम हर ईंट पर लिखा एक नज़ारा है। देखिए, इतिहास की आड़ में नफरत की खेती को ख़त्म करना चाहिए, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बच्चे जो होते हैं उनका दिमाग बड़ा प्यारा होता है, पोलराइजेशन, हिपोक्रेसी में नहीं मानते। अगर उनको आप एक तरफ सिखाएंगे कि मुगल इतने क्रूर थे, आज सिखाने की उनको क्या ज़रूरत है? जो हो गया इतिहास इतने बरसों में सबको पता था क्या है। आज अगर आप शिवाजी महाराज की हम बात करते हैं, इज्जत और आबरू के साथ उनका नाम लेते हैं, तो एक तरफ टीपू सुल्तान भी, उनका नाम भी लेना चाहिए, आप नहीं लेते। अगर अकबर के बारे में बात की जाए तो अकबर द ग्रेट क्यों बोला जाता था? क्योंकि अकबर वो थे जो सबको साथ में लेके जाना चाहते थे। अकबर वो थे, आप पढ़ लीजिए, जिन्होंने ये जो जायजा था ये खत्म कर दिया। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि हिंदू डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उन्होंने खत्म किया, सबको लेकर चल रहे थे। तो आज आप बोल रहे हो कि वो क्रूअल थे। अरे नहीं, आप इतिहास को सही रीत से पढ़ाइए, वरना ये बच्चों के दिमाग में आप क्या डर रहे? और इतिहास ने, मैं तो कहूंगा कि आज की जो ताज़ा सरकार है, बच्चों को पहले प्रेजेंट पढ़ा दे। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, उनके दिमागों के अंदर से जो नफरत भरी जा रही है दिमागों में, वो निकालने की बहुत ज़रूरत है आज की सरकार को। उनको बताइए कि नफरत से देश नहीं चलता, देश मोहब्बत से चलता है। आज आप उनके दिमाग में नफरत पैदा करेंगे तो आगे जाके वो भी नफरती बनेंगे। उनको मुगलों के बारे में बता के फायदा, उनको बताइए ताजमहल किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाया, गवाही देगा वो। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, मिडिल ऑर्डर ने दोनों तरफ से जबरदस्त खेला, लेकिन 40 सेकंड मैंने देखा आप इससे पोएम पढ़ रहे थे। पता नहीं जजेस इसको कैसे मानेंगे।
पढ़ना अलाउड है विनोद जी? नहीं, शेर वेर तो पढ़ सकते शेर वेर हैं। तो पढ़ना पड़ेगा, गलत उल्टा बोल दिया तो और उल्टा बोल दिया। लेने का दे नहीं होगा, इतना बड़ा लेके इतना आए बड़ा थे। शेर है, कहाँ से जबरदस्त, लिख सकते हो? मुंबई से लेकर शेर आए हमारे दोस्त। बहुत बहुत तालियां दोनों के लिए बजाई भाई। मिकी गौडा ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है। अब कुछ ही देर अंजना, में हाँ, सत्यप्रकाश जी से छोटा सवाल पूछिए। हाँ पूछ लीजिए। सत्यप्रकाश जी, ये लोगों को पता होना चाहिए कि औरंगजेब ने क्या किया। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल पता होना चाहिए। लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि अशोक को चंड अशोक क्यों कहा जाता था। ये जो कंपेयर करते हैं ना, ये कंपेयर नहीं कर रहा हूं। मैं रुकिए दोनों रुकिए, पता होना चाहिए था। मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी वारिस पठान ने कहा कि अगर औरंगजेब हैं और अकबर है तो टीपू सुल्तान ने भी अच्छा किया। वो इस तरह बता रहे हैं जैसे हम एक धर्म से डील कर रहे हैं, इस धर्म का ये राजा है। ये बात सही नहीं। जो राजा गलत है गलत है, कर रहे हैं, उसके इसीलिए मैं गलत बोल रहा को हूं। सही आप करने के लिए discrimination कर रहे हैं। तीसरा राजा आप खड़ा नहीं हो मुसलमानों के सकता। प्रति सब आप जो बकवासबाजी बात कर कर रहे रहे हैं। हैं अशोक अरे के बारे मुसलमान में, अगर भाई देते भाई वहाँ पर मैं हिंदू बोलना चाहता हूं, जज ने एक सवाल देश की पूछा, भलाई उनको के लिए। जवाब देने दीजिए। मैं इस पर बोलना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि उनको चंड अशोक क्यों कहते हैं। अशोक ने धम्म की स्थापना की, अहिंसा को अपना मार्ग चुना और पूरे जो भी उन्होंने हिंसा की उसको नकारा। ये अशोक का एनलाइटनमेंट था। लेकिन उससे पहले क्या किया वो पूछ रहे हैं। बिल्कुल कलिंगा में क्या हुआ बताइए, चलिए। उससे पहले क्या सही किया? कह रहे हैं, वो बात सही कह रहे हैं। कलिंगा में क्या किया? ठीक है ठीक है। अंजना जी, दिक्कत ये है कि जो लोग अशोक पर काम करते हैं, जैसे रोमिला जी, उन्होंने जो लिखा और ये जो कह रहे हैं बहुत विरोधाभास है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अशोक के बारे में जो भी है सबसे प्रचलित मान्यता है, उन्होंने धम्म की स्थापना की, बुद्धों को 10 अपनाया, सेकंड में अपनी बात करूंगा, जज हिंसा साहब। का परित्याग किया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया और हम जज अशोक साहब। पर गर्व करते हैं। अरे वारिस इतना जी बड़ा से भी डायलॉग, पूछ जज साहब। लीजिए कुछ। देखिए, वारिस अशोक जी भी से ग्रेट पूछूंगा। थे, अकबर भी द ग्रेट थे। अगर अकबर ने 30 जैसा बोलते हो कि 30,000 लोगों को कर दिया, अकबर ने अशोक ने कभी कलिंगा हिंसा में का क्या किया? परित्याग नहीं 1 किया। लाख लोगों को अशोक मार ने दिया। हिंसा का 500 से ज्यादा परित्याग मंत्रियों किया, को मार दिया। हिंसा तो का हम नकार खिलाफ किया। नहीं बोलते। इतिहास जो है, इतिहास की तरह पढ़ाइए। सिर्फ आप अकबर को ये करेंगे और एक चलिए, तरफ ठीक। दूसरे को बढ़ाएंगे तो नहीं चलता। डिस्क्रिमिनेशन चलिए, बच्चों तालियों को के साथ आप मत दोनों का सिखाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। इतिहास की तरह अब सिखाइए। युवा नेता मिटा चुनने नहीं की बारी सकते आ आप। चुकी है। युवा नेता चुनने की बारी आ चुकी है। आप दोनों अपनी जगह ले लीजिए, जिसके बाद प्रोफेसर जोशी और आशुतोष जी बोलेंगे। यहाँ से कौन युवा नेता, आप लोगों ने बात की कि नहीं की आपस में, तय है कौन? आप वाह, आइए लीजिए। क्या नाम है आप? रितेश डोंगरे। क्या बात है, आइए आइए, यहीं पे रुके, मैं आ रही हूँ। इधर से भी एक चुन लिया जाए। आप लिख के लाए हो, टॉपिक पहले से पता था? आ जाओ, आज भी अभी तय किया। ये आप आइए, मेरे पीछे पीछे इधर से आइएगा। तो हमने युवा भाई ताली बजाइए, इनके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। ये वो धुरंधर है जिनके सामने सबको बोलने में डर लगता है, पर ये डर नहीं रहे। इधर से आइए, आइए मेरे, आइए आइए आइए, फूल बिछाएं आपकी राहों पे। आइए, युवा नेता आप ही हैं कल के। आइए, आपसे शुरू करें, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अनुनय शर्मा है और मैं सिम्बोसिस लॉ स्कूल नोएडा का छात्र हूँ। बहुत अच्छा। चलिए, आपका 45 सेकंड का समय। मोशन है क्या देश में शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है? आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। वारिस जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्हें लगा कि नाम बदल जाएंगे तो इतिहास बदल जाएगा। बिल्कुल नहीं, इतिहास ज्ञानवापी भी बताएगा और राम मंदिर भी सजाएगा। रही बात भगवाकरण की, तो भगवाकरण का पता नहीं, लेकिन इतिहास में क्या होते आया है। अगर मुझे ये पता है कि औरंगजेब ने कितने मस्जिद बनाया है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उसके नीचे कितने शिवलिंग और कितने जैन लोगों के मॉन्यूमेंट दफन हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ज्ञानवापी मंदिर में आज जो शिवलिंग है वो असली कुएं में है, असली शिवलिंग है ही नहीं, जिसे हमारी अहिल्या देवी होलकर जी ने स्थापित किया था। हमारे छात्रों को ये भी पता होना चाहिए कि गोधरा कांड 2 पन्नों में समाने वाला चैप्टर नहीं है। इसके अलावा अहमदाबाद का नाम बदल दिया गया, वाराणसी का नाम बदल दिया, दिल्ली का नाम बदल दिया गया। नाम बदलोगे कि इतिहास सच में बताओगे? वाह, गजब। देखिए, आपके सामने चैलेंज है। 45 सेकंड के लिए माइक उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। हमारे साथी वक्ता यहाँ गाकर गाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा महोदय, प्लेटो से लेकर अंबेडकर तक कहते हैं कि शिक्षा अनिवार्य है और शिक्षा में राजनीतिकरण व धार्मिकरण नहीं होना चाहिए। आप कहकर जाते हैं कि हम अहिल्याबाई होलकर का पढ़ाएंगे, हम शिवाजी प्रताप को पढ़ाएंगे, लेकिन महोदय हमें समझना होगा कि सिर्फ शब्दों में फेरबदल से कुछ नहीं होता, जमीनी हकीकत पर भी वो बात आनी चाहिए। महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हालिया में जो रुझान आते हैं वे कह के जाते हैं कि भारत में 1 से 10वीं तक के बच्चे को बेसिक गणित का ज्ञान नहीं है। ऐसे में अगर आप इतिहास में कुछ फेरबदल कर भी देते हैं, परंतु महोदय अगर हमें विकसित भारत के सपने को पूरा करना है, हमें समृद्ध भारत बनाना है, तो हमें शिक्षा में वो नींव को अपनाना होगा जिससे भारत एक नई ऊंचाइयों को छू सके। आप यहाँ बातें बहुत कर जाते हैं, ज्ञानवापी की बात कर जाते हैं, लेकिन महोदय समाप्त हुआ। जबरदस्त, तालियां बजाइए भाई। वैसे ये नेता कल के बने ना बने, अगर न्यूज एंकर बन गए तो कैमरामैन जरूर पागल हो जाएगा, फ्रेम से बाहर निकल रहे थे। जबरदस्त एनर्जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अपनी अपनी जगह पर जाइए और अब तीसरे वक्ता जो है अपनी अपनी जगह पर आ सकते हैं। एक करेक्शन बस करना चाहती हूँ, आपने शिवाजी प्रताप कह दिया था, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो। ठीक है, चलिए, वो बोलते हुए निकल जाता है, कई बार मुंह से निकलता है, इसीलिए मैंने सोचा उसको ऑन एयर करेक्शन कर दिया जाए। प्रोफेसर जोशी, आपका 2 मिनट का समय बोलने के लिए शुरू होता है अब। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं। कुछ वर्षों पहले मेरी एक छात्रा ने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक पढ़कर पार्ट 20 से मुझसे एक सवाल किया था कि मैम, इसमें जिन्हें हम शहीद भगत सिंह के नाम से जानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानते हैं, उनको टेररिस्ट क्यों लिखा हुआ है? उसका जो जवाब है वो आज हम इस बहस के जरिए तय कर रहे हैं। तो जब हम किसी देश के इतिहास में इतिहासकार वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, अमर शहीदों को टेररिस्ट करके संबोधित करें, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को टेररिस्ट अटैक या विद्रोह कह के संबोधित करें, लाला लाजपत राय पर हुए हमले के प्रतिशोध स्वरूप किए गए हमले को टेररिस्ट अटैक कहें, एक ऐसा इतिहास जिसमें कुछ लोगों को नेशनल हीरोज बनाते हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रूप में एस्टेब्लिश करते हुए, रानी अब्बक्का, रानी गाइदिन्ल्यू, लचित बरफुकान, इस तरह के हीरोज को इतिहास के पन्नों में दबा दिया जाता हो, एक ऐसा इतिहास जिसमें इस प्रकार के आतताई आतंकी शासकों को नेशनल हीरोज बनाकर, सेक्युलर शासक बनाकर प्रेजेंट किया जाता हो, जिन्होंने न जाने कितने सैकड़ों हिंदू मंदिर बर्बाद किए, हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार किया, जजिया कर लगाया, उन्हें सेक्युलर कहा जाता हो, जो कि अक्लहमे सल्तनिया नाम के 6 प्रिंसिपल्ड शरिया पर बेस्ड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, जिस इतिहास में नालंदा, वल्लभी, तक्षशिला, इस प्रकार के जो हमारे भारत के विश्वविद्यालय रहे उनके बारे में ना बताया जाता हो, उनको तोड़ा कैसे गया, नालंदा में कैसे महीनों तक आग जलती रही, वहाँ के पुस्तकालय को किस प्रकार से जलाया गया खिलजी के द्वारा, इसके बारे में ना बताया जाता हो, तो यदि ऐसे इतिहास का करेक्शन हो रहा है तो वो भगवाकरण नहीं, उसका राष्ट्रीयकरण हो रहा है, उसका संशोधन हो रहा है, उसका भारतीयकरण हो रहा है। और मुझे लगता है कि यदि ऐसे इतिहास के संशोधन को भगवाकरण कह के कहा जाता है तो फिर ये भगवाकरण स्वीकार्य है, ऐसा भगवाकरण और होना चाहिए। चलिए, 14 सेकंड पहले ही खत्म कर दिया उन्होंने। आशुतोष जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। मैं किसी रेस में शामिल नहीं हूँ। एक बात जरूर कहूँगा कि आज जितने वक्ताओं की मैंने बातों को सुना, मुझे ऐसा लगा कि हिंदुस्तान का इतिहास 11वीं शताब्दी से शुरू होकर 1947 पे आके ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा हिंदुस्तान का कोई इतिहास है ही नहीं। और यह ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान को धर्म की नज़र से देखने की कोशिश की जा रही है, उसके आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही। हिंदुस्तान का इतिहास 5000 साल बल्कि उससे पुराना इतिहास है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे देश के विद्यार्थियों को बताने की ज़रूरत है कि इस देश के अंदर दलितों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, उनको क्यों, उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है, छुआछूत क्यों था, वो कौन समाज था जो छुआछूत कर रहा था, वो कौन समाज था जो दलितों को दलित मान रहा था, वो कौन समाज था, उनके प्रति कौन लोग प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं और ओपनली कहने के लिए तैयार हैं कि हाँ, हमारे समाज ने दलितों को इंसान नहीं समझा। वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके कमर में झाड़ू बांध दिया कि अगर ये चलेंगे और अगर इनके पीछे अगर कोई दूसरी ऊंची जाति का आदमी चढ़ेगा तो उसके बाद वो अपवित्र हो जाएगा। वो कौन लोग थे जिन्होंने गले में लोटा बांध दिया था और ये कहा था कि अगर थूकेगा तो जरूर अपवित्र हो जाएगी जमीन। तो इसके बारे में चर्चा नहीं होती, आपको कभी पढ़ाया नहीं जाता, आपको भगवाकरण के नाम पे, तमाम चीजों के नाम पे किया जाता है। वो कौन लोग थे जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग के नाम पर बौद्धों का बड़े पैमाने पर उनका कत्लेआम करवाया? वो कौन अजातशत्रु था जिसने अपने बाप का कत्ल किया था? वो कौन था? इसके बारे में आपको नहीं बताया जाता। वो कौन थे? बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्यों नहीं बात की जाती? बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, उनके इतिहास के बारे में क्यों नहीं बात की जाती? उनको क्यों बड़ौदा में जब वो गए डिफेंस सेक्रेटरी बनकर तो उनके बाद उनको घर से बाहर क्यों निकाला गया? उनका सामान क्यों बाहर फेंका गया? क्योंकि आज इतिहास पर एक खास समाज, एक खास तबके का कब्जा है जो दलितों और पिछड़ों के बारे में सोचना नहीं चाहता। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। देखिए, आखिरी में ही सिक्सर लगाकर जिताने का पूरा ओनस रहता है, इसीलिए बैट्समैन सवाल एक पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद हम लोगों के बीच में। मैंने 5 साल NCERT की किताबों के लिखने को देखा है और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ये कैसे कहा जा सकता है कि इतिहास केवल 1100 के बाद तक और आज तक ही कन्फाइंड है। 2004 में जो पिछले 5 साल में किताबें बनी थी उनको 2 महीने के अंदर निरस्त कर दिया गया। दे वर ऑल जंक्ड विद इन अ वीक, दे वर जंक्ड।
ये Actually, किताबें in सब जल गई थी। 2004, उसकी books आलोचना were कोई नहीं करता। proscribed. The word is proscribed. Within a week, Arjun Singh took oath, and I know this because I received the letter as author of 2 books in NCERT. देखिए मैंने नहीं, जो बात आशुतोष, हाँ I मैंने जो want to बात say कही something. अच्छा वो भी आप ही से पूछ रहे थे, मैं एक आप साथ ही से जवाब प्रश्न दीजिए। है आप दलित के लेके इतने प्रश्न पूछे हैं, मैं ये जानना चाहता भी हूँ कि ये शुरुआत कब हुई है आपकी निगाह में? दलित के लिए जितने प्रश्न पूछे, झाड़ू पकड़ाया गया, ये किया गया, इसकी शुरुआत आपकी निगाह में कब से हुई? क्योंकि मुझसे पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। ठीक है, वो मुझे दोनों का मालूम जवाब। था कि मैं इतिहास के एक ऐसे विषय पर, एक ऐसी जगह पे मैं हाथ रख रहा हूं जो दरअसल हमारे वर्चस्ववादी समाज की सबसे बड़ी पीड़ा है, क्योंकि वो अपना वर्चस्व छोड़ना ही नहीं चाहते। इस देश को अगर आगे प्रगति करना है तो ये दिल पर हाथ रख के मानना पड़ेगा कि हजारों साल तक ये समाज गैर बराबरी का समाज था, जहां एक मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को नॉलेज सिस्टम से किनारे कर दिया गया था। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो जब पढ़ते थे तो कहा जाता तुम्हारे कानों में पारा डाल दिया जाएगा। उनको इंसान नहीं समझा गया। और जब जब इस बात को उठाइएगा आपका प्रतिरोध होगा, आपके कपड़े फाड़े जाएंगे और आपके बारे में गलत धारणाएं बनाई जाएंगी। मैं बार बार कहना चाहता हूं, भाई एक बात तो कोई खड़े होकर माफी मांग ले कि हमारे पूर्वजों ने गलती की, दलितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार किया। ये कहने में शर्म क्यों है? पश्चाताप क्यों नहीं किया जाता इस पर? ठीक है, एक छोटा सा कमेंट इस पर। मैं बस एक शिक्षाविद के नाते एक बात कहना चाहती हूँ कि आशुतोष जी मुझे लगता है हमारी खेमे से वो इस बात को स्वीकार रहे हैं कि 70 वर्षों से अधिक समय बीत जाने पर भी जो इस प्रकार के तमाम इतिहास से जुड़े हुए मुद्दे थे उनको बच्चों के सामने नहीं लाया गया, इतिहास से नहीं जोड़ा गया। वही प्रयास वर्तमान भारत सरकार कर रही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम को इतिहास से जोड़कर, तमाम दलित विमर्श को इतिहास से जोड़कर, जो प्रोफेसर लाल बता रहे हैं, जिस प्रकार की किताबें आज लिखी जा रही है उसी में इसी प्रकार के विमर्श को मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है। एक किताब मुझे लगता है आशुतोष जी बिल्कुल चलिए, सही बात आप लोग कह रहे हैं। सालियों के साथ इससे पहले की लड़ाई जिसमें लिखा हो, एक किताब का जिक्र कर दीजिए मुझे। इस बात को नहीं लाया ऐसे गया। नहीं, थैंक यू सो मच। हीगल ने कहा है कि इतिहास से मनुष्य को एक ही शिक्षा मिली है कि उसे इतिहास से कोई शिक्षा नहीं मिली। चलिए, ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन इतिहास क्या है, सच को विलेनाइज करना भी सही नहीं होता है। और अब हमने इसमें एक नया सेगमेंट जोड़ा है जिसमें मैं आलोक शर्मा जी और प्रदीप भंडारी जी को यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ, और वो दोनों रिबटल राउंड के पहले एक दूसरे से एक एक सवाल पूछ सकते हैं। जल्दी से आ जाइए आलोक जी और प्रदीप भंडारी जी, जल्दी से आप तय कीजिए कि आप दोनों में से कौन पहले जाना चाहता है, कौन जवाब देना चाहता है, कौन सवाल पूछना चाहता है। आप पूछेंगे, ठीक है। आलोक शर्मा जी, आप एक सवाल उनको दाग सकते हैं और फिर वो एक सवाल आपको करेंगे। इसके लिए लेकिन टाइम फिक्स कीजिए 60 सेकंड का। जवाब देने का समय 60 सेकंड होगा, 7 सेकंड मतलब 60 सेकंड। आलोक शर्मा जी, सवाल पूछिए। मेरा सीधा सवाल है कि शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो यूजीसी हो, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, एनसीटी, एआईसीटी, मेडिकल काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल, डेंटल काउंसिल, हिस्टोरिकल काउंसिल, आज हालत ऐसी क्यों हो गई है कि एक ही विचारधारा के लोगों ने सब जगह कब्जा कर लिया? जवाब दीजिए, माइक उठाइए। 60 सेकंड आपका शुरू होता है अब। अंजना जी, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट की रूलिंग दिखा दीजिए जो आलोक जी के तथ्य को सही कहते हैं, झूठ बोल रहे हैं। ओपन चैलेंज है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात कर दीजिए जो वीसीज अपॉइंट किए हैं, उनमें मेरिट नहीं है। जो लखनऊ के अंदर वीसी अपॉइंट किए गए वो आईएम कलकत्ता के पढ़े हुए व्यक्ति थे। हमने राष्ट्रवादी लोगों को अपॉइंट किया है। इनके समय स्थिति ऐसी थी कि ऐसे लोगों को वीसी, कई लोगों को अपॉइंट किया जाता। मैं नहीं कह रहा सब थे, कई जो तिहाड़ जेल के अंदर क्वेश्चनिंग रह के हुए आए हुए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, आज सच्चाई की बात क्या है? अब बात कर रहे थे दलितों की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को पद्मा अवार्ड किसने दिया था? इन लोगों ने नहीं दिया था। बाबा साहेब को चुनाव किसने हराया था? कांग्रेस पार्टी ने हराया था। जिसने चुनाव हराया था उसको कांग्रेस पार्टी ने पद्मा अवार्ड दिया था, नारायण कजोलकर। इसकी बात तो आशुतोष जी ने नहीं करी अगर दलितों की बात करते हैं। अब मैं बाबा साहेब राइटिंग पढ़ना चाहता हूं। बाबा साहेब की आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा के पेज नंबर 12 के अंदर लिखते हैं कि कैसे जब वो हैदराबाद के अंदर पढ़ रहे थे तो वहां पे किस रमजान के समय में वहां के निजामों ने वहां पे उनको पानी तक नहीं पीने दिया था। बुद्धिज्म पे बाबा साहेब अंबेडकर की राइटिंग को पढ़ना चाहता हूं कि डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म कब हुआ? इस्लामिक इन्वेजन की वजह से हुआ। समय समाप्त हुआ। समाप्त। हाँ? समय का विशेष ध्यान रखें। हाँ। चलिए, अब आप सवाल पूछेंगे। तो कुछ और ही था। अपने जवाब में बोल लीजिएगा, मैं लूंगी। अब एक ये रिबटल राउंड हो जाए। सवाल अब भंडारी आप जी। प्रदीप भंडारी जी, अभी रुक जाइए सर। अब प्रदीप भंडारी जी एक सवाल इनसे पूछ सकते हैं जिसका 7 सेकंड का जवाब ये देंगे। मिस्टर भंडारी, क्या औरंगजेब, बाबर और अकबर
क्रूर आक्रांता थे जिन्होंने चुन चुनकर धर्म के नाम पे हिंदुओं की हत्या करी, हाँ या ना? चलिए माइक उठाइए। मुझे 60 सेकंड का समय दिया गया है, तो हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। जरूर उनके नेगेटिव नकारात्मक पक्ष भी हैं और सकारात्मक पक्ष भी। उसी तरह से अंग्रेजों के भी सकारात्मक पक्ष हैं और नकारात्मक पक्ष अंग्रेजों के भी। उसी तरह मोदी जी के भी नकारात्मक पक्ष हैं और सकारात्मक पक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि आज आप इतिहास में जीना चाहें, आज हालत यह है कि उड़ीसा की बच्ची को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस पर चर्चा नहीं करेंगे, अकबर कैसा था उस पर चर्चा करेंगे। आज हालत यह है कि पूरी तरह से शिक्षा का भगवाकरण करके हम हिंदू राष्ट्र की तरफ, मनुस्मृति की तरफ देश को लेकर जाना चाहेंगे, लेकिन वोट जब मांगेंगे तो औरंगजेब और अकबर पर मांगेंगे। 15 दिन पहले भी एक औरंगजेब के ऊपर तमाम स्टूडियोज में बहस हुई। मैं जानना चाहता हूं श्रोताओं से और आज तक के दर्शकों से कि 15 दिन की औरंगजेब की बहस के देश को क्या फायदा हुआ? क्या उसके ऊपर महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, दलित अत्याचार के ऊपर चर्चाएं होती तो ज्यादा अच्छा रहता। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, दोनों ने अपनी अपनी तरफ से। अब मैं सवाल लूंगी और आप दोनों अपनी अपनी जगह पर लौट सकते हैं। सत्यप्रकाश जी और वारिस पठान साहब जाइए, आप लोग सवालों के जवाब दीजिएगा। चलिए, कौन आप पूछेंगे? मैडम मैं कहना चाहता हूँ, हमने भी बचपन से जो है इतिहास की किताबें पढ़ी हैं, ये तो मैं मानूंगा कि सारा का सारा ये मुगलों का ही महिमा मंडन किया गया। मुगलों की बड़ी बड़ी सेनाएं देश में आई, उन्होंने आक्रमण किए। ये जाहिर सी ये एक आसान बात है कि उन्होंने बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को मारा भी, धर्म परिवर्तन करवाया इस देश में, अपनी जो उनकी नीति, अपना जो वो था वो थोपा भी। लेकिन उसको बहुत इस तरीके से ही दिखाया गया हमें कि उन्होंने बहुत जैसे हम पे देश में आके हमारे ऊपर एहसान किया। ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश के जो अपने राजा हैं, जो यहाँ के मूल जो पैदा हुए थे, उन्हीं लोगों का जो इतिहास हमें पढ़ाना चाहिए ताकि आगे आने वाली हमारी जो नस्लें हैं वो उससे कुछ सीख ले सकें। इनको मोशन बताया नहीं था कि किसने? भाई साहब, ये वाला वो हिस्सा है जो ये मानता है कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। गमछा गलत लपेट लिया आपने। वारिस पठान साहब जवाब दीजिए। महिमा मंडन, उसके खिलाफ वो बोल रहे हैं कि हमें गलत क्यों बताया? हमें ये बताते तो कि ये मारते थे हिंदुओं को। देखिए, इतिहास जो है उसको रिटर्न नहीं कर सकते, आप बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। इतिहास के अंदर अगर लिखा है कि अकबर ने अगर 30,000 लोगों को मार दिया तो बाद में अकबर द ग्रेट ने 49 ईयर्स रूल भी किया है। आप एक किस्से को लेकर उसको पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश जो की जा रही है वो गलत है। ये भी बताओ ना कि जजिया का जो टैक्स था इतने वर्षों से जो चला आ रहा था, अकबर ने उसको खत्म कर दिया था। अब उसमें बताया जा रहा है क्योंकि उसकी मोटिव थी कन्वर्जन को ये करने के लिए कि नहीं भाई हिंदू कन्वर्जन के लिए, लेकिन वैसी बात नहीं है। उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए जजिया को खत्म किया। ये तो हकीकत है, ये तो बताना चाहिए। उन्होंने राजपूतों को गले लगाया, वो बताना चाहिए। अकबर ने सोशल कॉज के लिए जो जो कार्य किए, काम किए, वो बताना चाहिए। वो तो सही है ना। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की हम सब तारीफ करते हैं, सब उनका सम्मान करते हैं, मान करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन साथ में टीपू सुल्तान को क्यों नहीं बता रहे? टीपू सुल्तान को क्यों हटाया जा रहा है यहाँ से? ये मेरा मानना है। बात नंबर तीसरी ये है कि अगर ये बता रहे कि अकबर ने 30,000 लोगों को मारा, चलो अकबर द ग्रेट था, उसी तरह अशोका भी द ग्रेट था, उनके भी काफी अच्छे कार्य थे, मगर कलिंगा में उन्होंने 1 लाख लोगों को मार दिया। उसके बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा? तो यहां पर ये सिखाया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमान क्रूर थे। अरे नहीं, आप दिखाओ इतिहास प्रॉपर से बताओ। आप किसी एक समुदाय को टारगेट करने के लिए बच्चों के माइंड को छोटे-छोटे जवाब नहीं फैला सकते। मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल है, क्या इतिहास बदलने से बेरोजगारी भी बदल जाएगी? हम कहते हैं हमारे फ्यूचर बनाओ, आप कहते कि ये पास्ट में ये ठीक करो। वो इतिहास है जिस पर खड़े होकर हम वर्तमान की चुनौतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो इतिहास है जिस पे गौरवान्वित होकर के भारत आजाद होकर के 70 साल से संविधान के द्वारा चल रहा है। वो इतिहास है जिसमें ये सवाल पूछा गया जो पूछा सुदोष जी ने कि आखिर एक बड़े समाज पर, दलितों पर, पिछड़ों पर आखिर जुर्म क्यों हुआ? उसका जवाब भी इतिहास देगा। उसका जवाब ये वर्तमान इतिहास के सब के पन्नों को खंगाल कर वर्तमान में उसको ठीक करने की कोशिश का नाम ही संविधान है। उसको ठीक करने की कोशिश का ही नाम संविधान है। अगर इतिहास भूल जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे और गलत पढ़ लिया तो भारत किसी गलत रास्ते निकल जाएगा। इसलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है। यार ये ठीक है, ये ठीक। अरे वारिस जी क्या कर रहे हैं? वारिस जी, रोज वाला डिबेट नहीं है भाई। मैं बिल्कुल इसका पक्षधर हूं। किसी ने इंटरप्ट किया क्या? बिल्कुल इसका पक्षधर हूं। इतिहास के तथ्यों को न तोड़ा जाए, न मरोड़ा जाए, सच को सच की तरह दिखाया जाए और जिन झूठों ने लिखा है गलत इतिहास, उनको आज सच का आईना दिखाया जाए जो दिखाया जा रहा है। मेरे 2 सवाल है। अगर हम मासूम बनों को हिटलर के बारे में पढ़ा सकते तो औरंगजेब की क्रूरता के बारे में क्यों नहीं? और वो कौन से राजा थे जिन्होंने औरतों का बलात्कार किया, जिन्होंने मंदिर तोड़े, मंदिर तोड़ के बाद उनके ऊपर मस्जिद बनाए, तो उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? हमें अपना एक्चुअल हिस्ट्री से क्यों बैन मिल रहा है पढ़ने से? क्यों?
देखिए आपको बेटा हिंदी हिस्ट्री सीखना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट भी सीखना चाहिए, और वर्ल्ड में प्रेजेंट क्या होता है वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको काम में आएगा। बात हो रही है क्रूरता की, बात क्रूरता की हो रही है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सबसे क्रूअल आदमी कौन है आज की तारीख में दुनिया में, आपको पता है? जिसने पूरे गाजा के ऊपर जेनोसाइड कर दिया, नेतान्याहू, उसका लोग सपोर्ट करते हैं, उसने मार दिया 65,000 लोगों को। सवाल से क्यों भाग रहे हैं? इसके सवाल का तो जवाब दीजिए। बच्चों को ये भी बात, अगर प्रेजेंट डे की बात करनी है तो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, वो हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? तो कश्मीरी पंडितों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया हमें? प्रेजेंट डे की बात है तो मैं मानती हूँ। मंदिर भी बनाया है, एक इंसान की आप अच्छाई देख रहे हो, बुराई भी देखो, बुराई देखो तो अच्छाई भी देखो। के बारे जो आप बार-बार कह रहे हैं, अशोक के बारे में बुराइयां हमें पढ़ाई गई, औरंगजेब के बारे में नहीं, अशोक के बारे में उसका रिफॉर्म कैसे हुआ पढ़ाया गया, औरंगजेब के बारे में नहीं पढ़ाया गया। मैं ये मांग रही हूँ। और अगर आप प्रेजेंट डे की बात कर रहे हो तो उनके बारे में कहाँ गए? कश्मीरी पंडितों के राइट्स कहाँ गए? कहीं भी नहीं पढ़ाया हमें। दलितों के बारे में जरूर पढ़ाया, कश्मीरी पंडितों के राइट्स कहाँ गए? क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ये तो एनसीईआरटी को बोलना चाहिए कि आपको पढ़ाना चाहिए सारी चीजें, क्यों नहीं पढ़ाते? सरकार को एक ही चीज पढ़ाना है बेटा, समझ लो मेरी बात, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, ये सरकार चाहती है और कुछ नहीं चाहती सरकार। इसलिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत का कोई इसी में है ना, क्यों हिंदू रूलर नहीं थे? खाली मुसलमान रूलर थे क्या भारत देश में? हिंदू रूलर नहीं है। अरे सवाल पूछने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए, इसके बाद वोटिंग का टाइम है। मेरा एक सीधा सा सवाल ये है कि अगर अशोक की क्रूरता के बारे में बताया जा रहा है तो यूँ क्यों नहीं बताया जा रहा है कि हमारे महाराज छत्रपति संभाजी महाराज को कैसे 40 दिन यातनाएं दी गई है? ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी पे किस तरह से अकबर सामना नहीं कर पाया? ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान को किस तरह से धोखे से हटाया गया है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। उनकी अच्छाई भी बताई दे, बुराई भी, और जो उनके साथ हुआ गलत हुआ, हम भी इसके साथ में खड़े। गलत तो गलत है, गलत की कोई यहाँ पे वो नहीं कर रहा पैरवी। मगर यहाँ बात हो रही है हकीकत की, सच्चाई की और इक्वालिटी की। सिर्फ एक तरफा बात नहीं कर सकते, इंसान को बुराई दिखाओगे, इसकी अच्छाई भूल जाओगे। 39 साल 49 ईयर राज किया, उसका खाली एक आप खाली दिखाओगे। एक आखिरी सवाल तो पूरा लोग वारिस भाई, मुझे लगता है कि अब थोड़ा आशुतोष जी को मौका दे दीजिए यहाँ पर, अगला सवाल वो ले लेंगे। मुझे लग रहा है इधर से आ रहा है तो आशुतोष जी अगला सवाल ले लेंगे। आइए। अरे एक टीम की तरह तो खेलना सीखिए। वैसे ये अलग बात है कि वारिस भाई आपको कहाँ, सब बिहार में भी अलग अलग ही कर रहे हैं। मैडम एक लाइन बोल लीजिए, एक लाइन बोल लीजिए। मैं आपको बताता हूं कांग्रेस और साम्यवादी इतिहासकारों का कच्चा चिट्ठा कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुभाष चंद्र बोस पर उन्होंने सिर्फ 1.5 पन्ने लिखे और बाकी नेहरू परिवार को भर दिया। ये भारत का इतिहास नहीं चलेगा। ये समाजवादियों ने किया था। अब आपस में नहीं भिड़ना, ये रोज का डिबेट नहीं है। आशुतोष जी प्लीज स्टॉप दिस। आशुतोष जी प्लीज। मैं कहना चाहूँगी कि अभी सर कह के गए कि ये जो चेंजेस हुए हैं वो मुसलमानों की तरफ नफरत फैला रहे हैं। हमें सबको पढ़ाया जाता है कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता। यही चीज़ हम जब बोलें कि इन राजाओं ने जो एट्रोसिटीज़ करी, तब आप इसमें रिलीजन क्यों घुसा रहे हैं? ये तो सिर्फ हिस्ट्री है, इसमें भगवाकरण कहाँ से हो रहा है? ठीक है बेटा, अकबर के बारे में, अकबर क्रूर था, 30,000 लोगों का उसने कत्ल कराया। तो जो लोग अकबर के साथ खड़े थे उनके बारे में आपकी क्या राय है? मान सिंह के बारे में आपकी क्या राय है? टोडरमल के बारे में आपकी राय क्या है? तानसेन के बारे में आपकी राय क्या है? बीरबल के बारे में आपकी राय है? जो क्रूरता के साथ थे, जब हिंदुओं पे क्रूरता हो रही थी तो ये सारे लोग क्या कर रहे थे? ठीक है, क्योंकि उन्होंने सीधा आपसे पूछा। क्यों? नहीं मैं जवाब देना चाहिए। लेट इट बी अ क्रॉस क्वेश्चन। सर चलो एटलीस्ट आपने ये तो माना कि क्रूरता हो रही थी। और दूसरी बात, मान सिंह के बारे में भी पता है, टोडरमल के बारे में पता है। मुझे आज तक ये नहीं पता था कि अकबर ने 30,000 लोगों को भी मारा है। वो तो पढ़ाया नहीं, दीन इलाही पढ़ाते गए आप हमेशा हमें। मैं एक सवाल हमारे जो यहाँ इतिहासकार लोग बैठे उनसे पूछता हूँ, जो क्रूर अकबर के साथ थे, जो लल्लो चप्पो कर रहे थे, जब 30,000 हिंदुओं का कत्ल हो रहा था, जब हमारी औरतें महिलाएं जौहर कर रही थी, तब ये महान नेता मान सिंह, बीरबल, तानसेन क्या कर रहे थे? आप जवाब देंगे और उनको क्या इतिहास के खलनायक नहीं मानेंगे आप? ठीक है प्रोफेसर। बहुत देर से हम यहाँ सम्राट अशोक और अकबर का कंपैरिजन सुन रहे हैं। सम्राट अशोक वो थे जिन्होंने युद्ध लड़े, मारा होगा, जो भी कुछ किया। उसके बाद जब उनको एनलाइटमेंट हुआ, वो धम्म के रास्ते पर चले, वो बौद्ध धर्म के रास्ते पर चले, तो उसके बाद उन्होंने शांति का, अहिंसा का रास्ता चुना। और वहीं अकबर को यदि हम देखें तो अकबर ने बात की सेक्युलरिज्म की, लेकिन हमेशा शरिया को फॉलो किया। अकबर ने एक तरफ शांति की बात की, दूसरी तरफ जाकर राजस्थान के
के अलग अलग जगह कितनी महिलाओं को, कितने लोगों को मारा, कितनी महिलाओं पर अत्याचार किए, यही इतिहास में अब हम पढ़ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि किस तरह के फैक्ट्स। तो आप जो ये दो एम्परर्स को कंपेयर कर रहे हैं, ये अनकंपेरेबल है। आज की बहस में मुझे लगता है कोई भी अपनी जगह बदलने को तैयार नहीं है। अंजना जी, आपने लाल पहना है। अंजना, देखिए भाई, आपको भी पहनना है। सवाल तो अब हो गया, अब चूंकि अब वोटिंग का टाइम है, उसी के जरिए आप अपनी बात अंजना निकाल सकते हैं। और कोई नहीं बदलेगा, पक्का? हाँ, नहीं बदलना है, बदलना, बदलिए। इतना सोच सोच के क्यों बदल रही हैं आप? अंजना जी, चिंता मत कीजिए, आप जब बदलने का मन करे। ये देखिए, 3 लोग उधर चल गए हैं। टीम भंडारी अभी ज्यादा प्रभावी दिख रही है। और कोई ऐसा है जो ब्लू बदलना चाहता है? ब्लू, अंजना जी, ब्लू का कोई टिक? अरे आप तो पहले ही गलत आके बैठ गए थे। अब मोशन जीतता है या डिफीट होता है, इसी से तय होगा कि जनता को किसने ज्यादा कन्विंस किया। अब फटाफट जो QR कोड आपके सामने है उसको स्कैन कर लीजिए। चलिए, वोटिंग के लिए अब लाइन खोल देते हैं। अगर आप अपने घरों में बैठे हैं तो आप भी QR कोड स्कैन करके वोट डाल सकते हैं। क्या देश में शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है? डालिए अपना वोट। हाँ मतलब हो रहा है, नहीं मतलब नहीं। शिक्षा का भगवाकरण नहीं देश में हो रहा है, सच बताया जा रहा है। वही कह नहीं सकते वाले अपनी राय इस पर खुलकर नहीं रखना चाहते हैं। और ये देखिए, फिलहाल 50 सेकंड बचे हैं। अभी नहीं कहने वाले ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन हाँ वाले भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्या शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है? सब वोट डालिए जल्दी से। अब 40 सेकंड बचे हैं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। 40 सेकंड है, 36 सेकंड है अभी। आप अपना वोट डाल सकते हैं। क्या देश में शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है? 62% कहते हैं नहीं, 60% हो गया है। 35 हाँ वाले भी बढ़ रहे हैं। अब बचे हैं 25 सेकंड। कह नहीं सकते वालों को तो मुझे सही शक था, हमेशा ये सबसे कम निकलते हैं, बैठते हैं पूरा भर के, लेकिन उसके बाद से वोटिंग में ये सबसे इधर या उधर चले जाते हैं। क्या देश में शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है? अब बचे हैं सिर्फ 10 सेकंड और तेजी से हाँ वाले भी बढ़ रहे हैं, नहीं वाले थोड़े घटे हैं। आखिरी 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड और इसी के साथ वोटिंग लाइन्स खत्म। 55% लोग कह रहे हैं जो यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है कि शिक्षा का भगवाकरण नहीं हो रहा है। वहीं 37% कहते हैं कि हाँ शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। 8% है जो कहते हैं कि नहीं। इस पर हम कुछ भी राय नहीं रखते हैं। ये देखिए, विक्ट्री फोटो ऑप, विक्ट्री फोटो ऑप। अब चलिए, अब वो घड़ी है जिसमें कौन जीता कौन हारा नहीं, कौन सबसे अच्छा बोला, कौन विषय पर बोला, तर्क के साथ बोला, दलील के साथ बोला, सोर्स के साथ बोला। अब आप लोग तीनों आपस में बात कर लीजिए। हो गई है? राजपूत जी आप ही अनाउंस कीजिए कि आपकी नजर में बहसबाजीगर आज का बेस्ट वक्ता कौन है और उसकी वजह क्या है। उसके पहले 2-1 सेंटेंस और बोलना चाहता हूँ। जरूर। गुरुदेव टैगोर ने लिखा था कि ईश्वर हर व्यक्ति को जन्म पर 2 वरदान देता है। वो वरदान क्या है? पावर ऑफ आइडियाज, पावर ऑफ इमेजिनेशन। ये 2 शब्द याद रखें, पावर ऑफ आइडियाज, पावर ऑफ इमेजिनेशन। और समाज में अगर कोई आपके इन चीज़ों पर अटैक करता है, उन पर कंट्रोल करना चाहता है, उससे बचते रहिए। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, एक काफ़ी सालों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। शुभकामनाएं। जबरदस्त, बहुत अच्छा सर। देखिए जो चयन हम लोगों ने किया है सर्वसम्मति से किया है। हम विचार से सहमत हो या सहमत हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है किस वक्ता ने अपनी बात विषय पर रखी और शालीनता से रखी और सलीके से रखी। और इस दृष्टि से इस पैनल में जो महिला हैं, हमारी शिक्षिका जो है प्रोफेसर जोशी, आज उनके स्टूडेंट्स उनको बहसबाजीगर का जो है खिताब जो है हम तीनों की तरफ से दिया जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज, बहुत अच्छा। प्रोफेसर जोशी, ये अवार्ड ये शो करता है शालीनता से लो वॉइस में तथ्यपूर्ण बातें कही जाती हैं तो वो भी सुनाई देती हैं, न कि बहुत ज़्यादा जोर से बोलते थे ताकत नहीं बढ़ती। ऊंची तेज आवाज वालों से आप लोग का कोई पूर्वाग्रह तो नहीं था? नहीं नहीं, विषय की बात थी, उन्होंने विषय पर ही बोला। चलिए, और ये वंडरफुल ऑडियंस जो हमारे साथ रही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जबरदस्त सवाल भी इतने तीखे और पैशनेट सवाल आ रहे थे। खासकर आपने तो एकदम मतलब ऐसा मुझे लग रहा था कि आप यहाँ पे हटा देंगे नेताओं को, जगह ले लेंगे उनकी। तो इसी के साथ बहसबाजीगर में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले शनिवार आपसे फिर होगी रात 8 बजे मुलाकात। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।